हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर हम आपका जो सेबी का टॉपिक था उसको कंटिन्यू कर रहे थे। सेबी के बारे में हमने कुछ आपका डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने उसका मीनिंग क्लियर किया था, उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्यों सेबी को सेट किया गया है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपका सेबी का जो टॉपिक है उसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आज का जो टॉपिक है वो मेनली आपका गाइडलाइंस के ऊपर है कि सेबी के जो गाइडलाइंस हैं वो कैसे हैं। इशू ऑफ शेयर के लिए कौन सी गाइडलाइंस दी गई हैं, बोनस शेयर्स के लिए क्या दी गई हैं, डिवेंचर्स के लिए कौन सी सेबी ने गाइडलाइंस दी हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। सेबी का इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ कर लेते हैं कि सेबी होता है क्या है, कैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया, क्यों इस्टेब्लिश किया गया और कब इस्टेब्लिश किया गया, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कंपनीज एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश सेबी बाय पासिंग द सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक्ट इन द ईयर 1992। तो आपका जो सेबी है उसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेबी एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया और 1992 में इस्टेब्लिश किया गया। और क्यों इस्टेब्लिश किया गया? टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज के विकास को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, कंपनीज की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट कर सके, और द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, जो आपके पैसा इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर, उनके इंटरेस्ट को वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उसको सिक्योर रख सके, ताकि आपके जो निवेश करता हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके सिक्योरिटीज़ को परचेज करते रहें, उनका कैपिटल मार्केट के अंदर इंटरेस्ट बना रहे। इन सब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपका जो सेबी है उसको गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। और कब इस्टेब्लिश किया गया? 1992 में। उसके बाद क्या कहता है कि विद द पैसेज ऑफ द दिस एक्ट द गवर्नमेंट एब्लिश्ड द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने आपका जैसे ही आपका ये 1992 में सेबी का जो टॉपिक है वो आया, मीन्स सेबी को उसने जैसे ही 1992 में इस्टेब्लिश किया, उसने द कैपिटल इशू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था 1947 उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, उसका वहीं पे उसने क्या कर दिया, दी एंड कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, और आगे किसको बढ़ाया? अब सेबी को, जो सेबी जो एक्ट है 1992 उसको उसने आगे शुरू किया है। उसके बाद क्या कहता है, दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 30 जनवरी 1992, कि जो आपका सेबी का जो एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया, कब उसको लागू किया गया? 30 जनवरी 1992 को, यानी कि 30 जनवरी 1992 को उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब उसके बाद क्या कहता है, द हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन मुंबई, कि जो आपका सेबी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, सेबी को इस्टेब्लिश करने के बाद उसका जो हेड ऑफिस रखा गया वो आपका मुंबई में है। और सेबी को कब इस्टेब्लिश किया गया? 1992 में इस्टेब्लिश किया गया। और क्यों इस्टेब्लिश किया गया? टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ कंपनीज, कंपनी की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद गाइडलाइंस का जो टॉपिक है वो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब पहले किसके लिए दी गई हैं? फॉर इशू ऑफ
शेयर्स। अगर आप अंशों के निर्गमन करते हैं, शेयर्स को इशू करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ सेबी ने गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट क्या कहता है, सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट विवरण जमा करवाना। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो कंपनी अब क्या करना चाहती है, शेयर्स को इशू करना चाहती है, उसे सेबी के पास क्या करवाना पड़ेगा, सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, कि जो आपका ड्राफ्ट जो प्रोस्पेक्टस है उसको सबमिट करवाना होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रवर्तकों का योगदान। अब यह पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी शेयर्स को इशू करना चाहती है तो पब्लिक इशू में जो आपके प्रमोटर्स हैं, ठीक है, उनका योगदान होना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। और निर्गमन के बाद जो कैपिटल है उसका कम से कम 20% होना चाहिए। ठीक है। क्या कहता है कि जो आपका प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका जो पूंजी है उसका जो कैपिटल है उसका कम से कम 20% होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, एप्लीकेशन अमाउंट। अब ये क्या कहता है कि जो आप शेयर्स के साथ जो अमाउंट देते हो, जो आप एप्लीकेशन अमाउंट देते हो, ठीक है, वो आपका इशू जो अमाउंट है उसका कितना होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 25% होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए आपकी कंपनी ने क्या है, जो शेयर्स हैं उनको इशू करने के लिए जो आपकी पब्लिक है उसको क्या किया, इनविटेशन भेजा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो आपकी पब्लिक है उन्होंने एप्लीकेशन दी कंपनी को। अगर मान लीजिए जो आपका एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, जितना आपने सेट किया था, अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो उस केस में जो आपका केस बनता है वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का बन जाता है कि आपने जितने एप्लीकेशन मांगी थी उससे ज़्यादा आपको एप्लीकेशन मिल गई। तो उस केस में जो आपकी कंपनी है वो पब्लिक इशू पर ओवर सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है वो अपने पास नहीं रख सकती। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्लोजर डे, समाप्ति दिवस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका पब्लिक इशू है, ठीक है, उसका जो क्लोजर डे है, जो भी कंपनी ने उसका क्लोजर डे रखा होगा उसके विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर जो एक्सेस सब्सक्रिप्शन मनी है उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अगर बाई चांस जो कंपनी है वो विद इन 50 डेज अमाउंट को वापस नहीं करती है तो उसको दंड के रूप में, मीन्स पनिशमेंट के रूप में 15% जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सिक्स्थ, अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी जो पिछले 3 सालों से, लास्ट 3 ईयर से क्या कर रही हैं, कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। ठीक है। वे अंशों का जो वे ऐसी कंपनियां जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, और जो लास्ट 3 ईयर से कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, ठीक है, उनका उनके जो अंश हैं, उनके जो शेयर्स हैं, उनका इश्यूड प्राइस निर्धारित वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, फ्रीली वो उनका जो इश्यूड प्राइस है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 9th पॉइंट, एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग में क्या कहता है, सॉरी बीच में आपका रहेगा सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सब्सक्रिप्शन लिस्ट यानी कि आवेदन सूची। आवेदन सूची क्या कहता है कि पब्लिक इशू के लिए जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है उसको ओपन रखने का जो टाइम है वो कम से कम 3 दिन का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलने का जो टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑफर पीरियड, ऑफर अवधि। अब ये क्या कहता है कि जितने भी आपके इक्विटी शेयर्स हैं उससे जुड़ी जो भी बचत योजना है, ठीक है,
उसकी जो ऑफर पीरियड है, बचत योजना है, जो आपकी सेविंग्स योजनाएं हैं, ठीक है, उनसे उसी ऑफर पीरियड को कम से कम, ठीक है, उसको कम से कम कर दिया गया है। पहले वो 45 डेज़ का था, लेकिन उसको 15 डेज़ पर कर दिया गया है, ठीक है, जो आपका ऑफर पीरियड है। इक्विटी शेयर से जुड़े जितने भी आपकी सेविंग योजनाएं हैं, ठीक है, उनका जो ऑफर पीरियड है वो 45 डेज से कम करके 15 डेज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या कहता है, मान लीजिए अगर आपकी कंपनी जो है वो शेयर्स को इशू करना चाहती है और एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो इशू करना चाहती है, मीन्स पब्लिक को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो उसको क्या करना होगा, उसको जो एडवर्टाइजिंग देनी है उसके अंदर बिल्कुल सही विवरण उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके अंदर जो फैक्ट्स दिए होंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्य निर्धारित करना। अब जो आपका सेबी की जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि जो आपका अंशों का जो मूल्य है, शेयर्स की जो वैल्यू है, वो पैसों में नहीं होनी चाहिए, पैसों में डिटरमाइन नहीं किए जानी चाहिए, वो सिर्फ रुपीज़ में ही क्या करनी चाहिए, डिटरमाइन की जानी चाहिए। मीन्स पूरे रुपए होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 2 रुपये 50 पैसे या 3 रुपये 50 पैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर 2 रुपये है तो 2 रुपये ही होनी चाहिए, 3 रुपये होने चाहिए, 4 रुपये ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आता है लीड मैनेजर का। लीड मैनेजर क्या कहता है कि जो आपके इशू के जो लीड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा पब्लिक जो आपका इशू है उसके एंड होने के विद इन 45 डेज उसको जो रिपोर्ट है वो सेबी को क्या करवानी पड़ेगी, सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, न्यू कैपिटल कोलेक्टेड। अब जो आपकी एग्जिस्टिंग जो लिस्टेड कंपनियां हैं, ठीक है, वो शेयर्स के पब्लिक इशू द्वारा जो न्यू कैपिटल जो है वो कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। जो आपकी एग्जिस्टिंग जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो शेयर्स के पब्लिक इशू के जरिए न्यू कैपिटल कलेक्ट कर सकती है। उसके बाद 13 पॉइंट आपका आता है, वो आता है पब्लिक इशू का। पब्लिक इशू यानी कि ऐसी कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है जिसकी नेट एसेट कम से कम कितनी है, 3 करोड़ है, ठीक है। ऐसी कंपनी क्या कर सकती है, आपके पब्लिक इशू कर सकती है। उसके बाद 14 पॉइंट क्या कहता है, म्यूचुअल फंड कि जो सेबी है, सेबी ने इशू जो शेयर्स को जो इशू करती है, ठीक है, उन कंपनीज के लिए कुछ डायरेक्शन दी गई है कि वो अंशों का 5% यानी कि शेयर्स का 5% जो आपके म्यूचुअल फंड हैं उनको क्या करे, अलॉट करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्रेडिंग का पॉइंट आता है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपकी कंपनियां हैं, ठीक है, जिन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफर किया है, ठीक है, उस टाइम उनके लिए ये कंपलसरी होता है कि वो अपने शेयर्स को जो भी आपकी ऑथराइज्ड रेटिंग जो एजेंसीज होती हैं वहाँ से क्या करवाएं, उनको रेटिंग करवाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है बुक बिल्डिंग का। अब बुक बिल्डिंग का पॉइंट क्या कहता है, जो आपका सेबी है उसने अब बुक बिल्डिंग का जो मेथड है उसको यूज करने के लिए कंपनीज को बोला है, ठीक है, जिसमें जो आपकी कंपनी है वो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर भी करती है और आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी वो उसमें यूज करती है। उसके बाद क्या आता है, EIPO। EIPO क्या है, EIPO में आप सारा जो वर्क है, इनिशियल पब्लिक ऑफर का जो वर्क है वो आप कैसे करते हो, वो सारा आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप क्या करते हो, पब्लिक इशू करते हो। सारे जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है वो आप सारा EPO के जरिए देते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 25% पब्लिक इशू, 25% सार्वजनिक निर्गमन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो सेबी है उसने सभी जो लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनको ये डायरेक्शन दी है कि वो अपने शेयर्स का कम से कम यानी कि मिनिमम 25% जो पार्ट है वो क्या करे, पब्लिक इशू
करे, ठीक है, जितने भी शेयर्स हैं उनका 25%। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड टाइम पीरियड, स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध अवधि। अब ये पॉइंट क्या कहता है, अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपका शेयर्स हैं, ठीक है, उनके जो प्रोसेस है, उनको इशू करने की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा जल्दी बनाने के लिए, ठीक है, शेयर्स की जो एप्लीकेशन की जो डेट थी, ठीक है, लास्ट डेट जो थी शेयर्स को अप्लाई करने की, ठीक है, और उससे लेकर जो आपका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाने की जो डेट थी, शेयर्स को लिस्टेड करवाने की जो डेट थी, उनके बीच का जो टाइम पीरियड था वो पहले 12 दिन का था, लेकिन अब उसको कम करके कितने दिन का कर दिया है, उसको अब 12 से 6 डेज का कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटेल पर्सनल इन्वेस्टर्स, खुदरा व्यक्तिगत निवेशक, कि जो आपके रिटेल पर्सनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर्स के पब्लिक इशू की कंडीशंस में, इशू की दशा में, जो पब्लिक इशू हैं, ठीक है, उसमें जितने भी आपने शेयर्स इशू किए गए हैं उनका मिनिमम 35% किनको दिया जाएगा, आपका रिटेल पर्सनल इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ गाइडलाइंस थी सेबी की, जो किसके लिए थी, आपकी शेयर्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के लिए, जो आपकी शेयर्स के लिए गाइडलाइंस दी गई थी, ठीक है। उसके बाद सेबी की गाइडलाइन दी गई है किसके लिए, डिवेंचर्स के लिए, ठीक है। डिवेंचर्स के लिए क्या कहा गया है, फर्स्ट कहा गया है कन्वर्टेबल पीरियड, कि डिवेंचर्स को कन्वर्टेबल करवाने का, उनको कन्वर्ट करवाने का जो टाइम पीरियड है वो 36 मंथ का है, यानी कि 3 वर्ष का है, 3 ईयर्स का आपका टाइम पीरियड होता है डिवेंचर्स को कन्वर्ट करवाने का। 3 ईयर्स के अंदर अंदर आपको डिवेंचर्स को कन्वर्ट करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्रेडिट रेटिंग साख श्रेणीकरण। अब जो आपका शेयर्स हैं उनको इश्यू करते टाइम जो भी आपका मान्यता प्राप्त, जो भी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा कंपनी का क्रेडिट रेटिंग करवाना और इसको प्रोस्पेक्टस में प्रेजेंट करना हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है और इशू के टाइम उसको कोई भी ऐसी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, उससे क्रेडिट रेटिंग करवाना और उसको प्रोस्पेक्टस में प्रेजेंट करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या कहता है कि जब आप क्या करते हो, डिवेंचर्स को रिडेम्पशन करते हो, ठीक है, और जब आप जो आपके डिवेंचर्स हैं उनको क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, ठीक है, उस पर जो आप प्रीमियम देते हो वो पहले से ही निर्धारित किया जाएगा, और जो आप प्रीमियम देते हो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में देनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिवेंचर रिडेम्पशन फंड। जो आपका डिवेंचर रिडेम्पशन फंड है, ठीक है, उसको भी बनाना जरूरी है, ठीक है। जितने भी आपके नॉन कन्वर्टेबल जो डिवेंचर्स हैं जिनकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 18 मंथ की है, 18 मंथ से ज़्यादा की है, ठीक है, उनकी दशा में जो आपका डिवेंचर रिडेम्पशन फंड है उसको बनाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है डिवेंचर ट्रस्टी। डिवेंचर ट्रस्टी क्या कहता है कि जो आपका डिवेंचर्स हैं उनकी जो मैच्योरिटी डेट है, जिनकी मैच्योरिटी डेट 18 मंथ से अधिक है, ठीक है, अगर 18 मंथ से अधिक है, ज़्यादा है, तो उनको एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना कंपलसरी है, ठीक है, उनको एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है, आवश्यक है, अगर उनकी जो डिवेंचर्स जो हैं उनकी मैच्योरिटी डेट 18 मंथ से ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्शनल ऐच्छिक। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर जो आपके डिवेंचर्स हैं, ठीक है, उनकी जो कन्वर्टेबल जो डेट है वो 18 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका कन्वर्टेबल है, कन्वर्जन है
डिबेंचर्स का जो कन्वर्जन है वो आपका ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ गाइडलाइंस दी गई थी सेबी की, किसके लिए? डिबेंचर्स के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है सेबी गाइडलाइंस फॉर बोनस शेयर्स। ठीक है, अब बोनस शेयर्स के रिलेटेड क्या गाइडलाइंस दी गई हैं सेबी ने? फर्स्ट क्या कहता है, एक्चुअल प्रॉफिट, वास्तविक लाभ कि जो आपका बोनस शेयर्स हैं उनको जो इशू किया जाएगा वो ऐसे फ्रीली फंड से किया जाएगा जो कैश के रूप में प्राप्त एक्चुअल प्रॉफिट हैं या प्राप्त सिक्योरिटी प्रीमियम से बनाए गए हैं। ठीक है, आपका जो बोनस शेयर्स हैं वो ऐसे शेयर से ऐसे फंड से इशू किया जाएगा जो आपके या तो एक्चुअल प्रॉफिट से बनाए गए हैं या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, रिमेनिंग रिजर्व, बचे हुए संचय कि ये पॉइंट क्या कहता है कि बोनस शेयर्स को इशू करने के बाद जो रिजर्व बच जाता है वो आपका जो बढ़ी हुई जो कैपिटल है उसका कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए? आपका 40% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविजन इन AOA, अंतर नियम में प्रावधान। अगर जो कंपनी है वो बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है तो उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो आपका आर्टिकल्स में होना चाहिए। यदि आर्टिकल्स में उनसे रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं है तो जो पहले से जो अंतर नियम है उनको क्या करना होगा? संशोधित करना होगा, उनमें चेंज करना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वो आता है शेयर्स फुली पेड अप, कि अगर आपके जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या हैं? फुली पेड अप हैं, एट प्रेजेंट फुली पेड अप हैं, तभी वो बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि बोनस शेयर्स को इशू करने के बाद जो कंपनी की जो कैपिटल है वो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस डेट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की स्वीकृति तिथि। मान लीजिए अगर कोई कंपनी है वो बोनस शेयर्स को इशू करना चाहती है तो जो आपकी डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने जो एक्सेप्टेंस दी है, ठीक है, उस डेट से लेकर विदिन 6 मंथ आपको बोनस शेयर्स हैं वो इशू करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, डिविडेंड, लाभांश क्या कहता है कि अगर डिविडेंड आपको देना है तो डिविडेंड के प्लेस पर आप बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई कंपनी जो डिबेंचर्स पर या कोई फिक्स्ड डिपॉजिट हैं उन पर क्या है, उनकी पेमेंट करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि करती है, किसी भी प्रकार की गलती करती है, ठीक है, या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लीगली पेमेंट में किसी भी प्रकार के, जैसे उनका प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुटी फंड हो गया, बोनस हो गया, ठीक है, आदि में किसी प्रकार की गलती करती है तो उस केस में आपकी जो कंपनी है वो बोनस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, वो बोनस शेयर्स उनको नहीं दे सकती। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या कहता है कि अगर जो आपके बोनस शेयर्स हैं उनको इशू करने के लिए जो आपके शेयर होल्डर हैं उनकी एक्सेप्टेंस लेना कंपलसरी नहीं है, तो उस केस में बोनस शेयर्स जो हैं उनकी जो उनका जो टाइम पीरियड है, उनकी जो समय सीमा है वो आपकी कम करके 15 डेज कर दी है। अगर जो आपके शेयर होल्डर हैं उनकी एक्सेप्टेंस लेना कंपलसरी है तो उनकी डेट आपकी 60 डे की रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्री डेट डिटरमाइन, पूर्व तिथि निर्धारण। मान लीजिए अगर कोई कंपनी क्या करना चाहती है, बोनस शेयर्स को अलॉट करना चाहती है या बोनस शेयर को अलॉट करने की घोषणा कर देती है, तो उस कंपनी को जो आपके शेयर होल्डर के जो अकाउंट है उसमें बोनस शेयर्स को डिपॉजिट करने की जो डेट है वो उसको प्री डिटरमाइन करनी होगी, पहले ही उसको उसके बारे में बताना होगा। तो ये आपकी कुछ गाइडलाइंस थी बोनस शेयर्स को लेके सेबी की। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने जो आपका सेबी का जो है वो मेनली जो टॉपिक है वो गाइडलाइंस का होता है वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है।
एक वीडियो मैंने आपकी सेबी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में बनाई है, उसमें सेबी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और इसमें आपका सारा गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है कि इशू ऑफ शेयर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है, डिवेंचर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है और आपकी बोनस शेयर्स के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।